हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम एमए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 जेंडर एंड सोसाइटी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गांव में रहने वाले परिवारों को राशन की दुकानों से सस्ती दर पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से कार्ड बनवाए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड। कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा इन तीनों कार्डों को बनाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गांवों में रहने वाले परिवारों को राशन की दुकानों से सस्ती दर पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए। हमारा अगला प्रश्न यह है कि केंद्रीय पंचायत राज अधिनियम 2008 के अनुसार सभी राज्यों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए सुरक्षित हैं? तो इसका उत्तर होगा 50%। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय पंचायत राज अधिनियम 2008 के अनुसार सभी राज्यों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 50% स्थान स्त्रियों के लिए सुरक्षित हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वर्ष 1970 में विश्व के किस देश के विभिन्न नगरों में होने वाले प्रदर्शनों में महिला हितों से जुड़े नारे दिए गए? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका में। कहने का मतलब यह है कि वर्ष 1970 में अमेरिका के विभिन्न नगरों में होने वाले प्रदर्शनों में महिलाओं के हितों से जुड़े नारे दिए गए। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिला आंदोलन के प्रथम चरण में महिलाओं के हितों की क्या उपलब्धि थी? तो इसका उत्तर होगा प्रथम चरण में महिलाओं को मत अधिकार का हक प्राप्त हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो महिला आंदोलन के प्रथम चरण में महिलाओं को मत अधिकार का हक प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिला आंदोलन के दूसरे चरण का क्या विषय था? तो इसका उत्तर होगा दूसरे चरण में पश्चिम के देशों में नारी मुक्ति की मांग प्रमुख विषय था। कहने का मतलब यह है कि महिला आंदोलन के दूसरे चरण का प्रमुख विषय नारी मुक्ति की मांग था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे? तो इसका उत्तर होगा समाज सुधारक। कहने का मतलब यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों कार्य किए थे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हिंदू कोड बिल कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर होगा सन 1984 में। कहने का मतलब यह है कि हिंदू कोड बिल सन 1984 यानी कि 1984 में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने 1971 में किस कमेटी का गठन किया? तो इसका उत्तर होगा कमेटी ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने सन 1971 में कमेटी ऑफ स्टेट ऑफ वीमेन इन इंडिया नामक कमेटी का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दूसरे आंदोलन से भिन्न नारीवादी आंदोलनों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी देशों तथा भारत में नारियों के अधिकार से संबंधित अधिकांश आंदोलनों का नेतृत्व पुरुषों द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए प्रमुख सुधार कार्यों का उल्लेख कीजिए।
तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत में महिला शिक्षा का प्रसार, बाल विवाह और पर्दा प्रथा के विरुद्ध सराहनीय कार्य, विधवा विवाह के पक्ष में भी आवाज उठाई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक समाज सुधारक के रूप में कई सुधार कार्य किए थे, जैसे कि उत्तर भारत में महिला शिक्षा का प्रसार किया। इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह और पर्दा प्रथा के विरुद्ध भी बहुत सारे काम किए थे और इसके साथ ही साथ इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में भी आवाज उठाई थी। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने विधवाओं का विवाह करवाने के पक्ष में भी लोगों को प्रेरित किया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पहचान किस रूप में की जाती है? तो इसका उत्तर होगा एक बड़े समाज सुधारक के रूप में। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों कार्य किए थे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में स्त्री आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में किसका विशेष योगदान रहा? तो इसका उत्तर होगा मार्गरेट नोबल, एनी बेसेंट तथा मार्गरेट का। कहने का मतलब यह है कि भारत में स्त्री आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में मार्गरेट नोबल, एनी बेसेंट तथा मार्गरेट का विशेष योगदान रहा था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शिशु गृहों का व्यवस्था संबंधी कानून क्या है और इसे किस सन में बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा शिशु गृह का व्यवस्था संबंधी कानून सन 1976 में बनाया गया था और इस कानून के अनुसार 23 स्त्री श्रमिकों वाले कारखाने में शिशु गृह का होना आवश्यक था। कहने का मतलब यह है कि इस कानून के अनुसार जिस किसी भी कारखाने में 30 स्त्री श्रमिक काम करती हैं, वहां पर एक शिशु गृह का होना बहुत ही आवश्यक था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्या है? तो इसका उत्तर होगा इसके अनुसार विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम बाल विवाहों को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसमें लड़की और लड़के की शादी कम उम्र में ना हो, उनका विवाह कम आयु में न करवाया जाए, इसलिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निश्चित की गई थी। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।